हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का सेकंड क्लास है। जैसा कि आपको पता ही है कि इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं लिंक आपके कमेंट में भेज दूंगा। आज हम लोग यहाँ पर सभी अतिद्वितीय प्रश्न को खत्म करने वाले हैं। आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको नोट भी कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, जितने आपके प्रकाशन हैं, राधा, पवन, आपका वीपीएम, राजन, सभी प्रकाशन के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो आपके अतिद्वितीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हमने इसमें नोट कर लिया है। ठीक है, ऐड किया हुआ है। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक सेंड करें, शेयर करें, ताकि वो लोग भी आए, जुड़ें और कहीं ना कहीं किसी का भी बैक ना आए। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग आता है जहाँ जैव जगत को जीवन विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज एवं ऊर्जा का प्रभाव गतिशील रहकर क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट आपका है, जल मंडल से क्या आशय है। पृथ्वी की सतह पर भूमिगत स्वच्छ व हल्का जल नदी, झील व तालाब में एवं भूमिगत जल पाया जाता है। इस जल पर ही स्थल मंडल का जीवन निर्भर होता है। एकदम बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल जीवों के लिए क्या आवश्यक है। वायुमंडल जीवों की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हर जितने भी हमारे वायुमंडल हैं, जितने भी हमारे गैस हैं, हर गैस की आवश्यकता हमें पड़ती है, तभी हम यहाँ पर जीवित हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि से आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या आशय है। प्रकाश संश्लेषण विधि से नाइट्रोजन व कार्बन चक्र मिलकर भोजन श्रृंखला के विकास एवं ऊर्जा प्रभाव में सहायता करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के साथ जैव जगत का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अपक्षय क्या है। अपक्षय पूछा गया है, सेलों का अपने स्थान से खिसकना, टूटना या फूटना, वह आपका अपक्षय के अंतर्गत आएगा। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। अपक्षय आपके 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ये आपके 3 प्रकार के अपक्षय आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है कि भूमि पृष्ठ पर सेलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकर्षक रूप से खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहलाती है। भूस्खलन भी इसको कहते हैं। डेल्टा से आप क्या समझते हैं। नदी के मुहाने के निकट मिट्टी के बारीक कणों के जमा होने से जो एक त्रिभुजाकार स्थल का निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे आपका सुंदरवन का डेल्टा। जैसे यहाँ पे आपका है कि भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है। वर्षा का वह जल जो भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वह आपका भूमिगत जल कहलाता है। हिमानी कितनी प्रकार की होती है। हिमानी 3 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय हिमानी और घाटी हिमानी। जैसे यहाँ पे आपका है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित 2 स्थलाकृतियों के नाम। यहाँ पे आपको 2 नाम दिख रहे हैं, आपको इस 2 नाम को नोट कर लेना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। जैसे यहाँ पे आपका है, आंतरिक शक्ति से आप क्या समझते हैं। आंतरिक शक्तियों का जन्म भूगर्भ में अचानक होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यह तथा आपका भूकंप भी आ सकते हैं। अभिनति और अपनति क्या है। मुड़ी या वलित
सेलों के ऊपर उठे हुए भाग अपनति तथा नीचे धंसे भाग अपनति कहलाते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी उद्भेदन के दो कारण हैं। कितने कारण हैं? दो कारण हैं। भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति या फिर भू प्लेटों का खिसकना। इन्हीं दो के कारण ज्वालामुखी आपकी आ जाते हैं। ज्वालामुखी की कितनी दो मेखलाओं के नाम बताइए दोस्तों। ज्वालामुखी की किन्हीं दो मेखलाओं के आपको नाम बताना है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला तथा अंध महासागरीय मेखला। जस्ट यहाँ पे आपका है भूकंप से क्या तात्पर्य है? जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपति होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो कंपन, ठीक है, यहाँ और चाहिए कंपन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो आपके शब्द हैं गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे। भूकंप मापी यंत्र का नाम बताइए। सिस्मोग्राफ। ओके दोस्तों, सिस्मोग्राफ से ही आप भूकंप के जो भूकंप की झटके हैं आप उसको नाप सकते हो। भूपटल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं के कितने वर्गों में रखा जा सकता है? भूतल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है, बाह्य प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है, बाह्य प्रक्रिया एवं आंतरिक प्रक्रिया ये आपके दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि तल संतुलित की प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है? तल संतुलित की प्रक्रिया द्वारा धरातल पर समतल स्थापना अर्थात ऊंचाई निचाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तल संतुलन की प्रक्रियाएं कौन से दो कार्य करती हैं? तल संतुलन की प्रक्रियाएं निम्नीकरण तथा अधिवर्धन नामक दो कार्य करती हैं। अब यहाँ आपसे कहा गया है कि तल संतुलन के प्रमुख कारणों के नाम लिखिए। नदियों, हिम नदियों, पवने तथा लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सतवाहिनी तथा सतत वाहिनी नदियों में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करिए। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि सतत वाहिनी नदियों में पूरे वर्ष भर जल रहता है, जबकि असतवाहिनी नदियाँ शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में डेल्टा का नाम बताइए। आपका हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। नदी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? नदी द्वारा अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण 3 कार्य किए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल क्यों कहा जाता है? इन शैलों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है तथा इन्हीं शैलों से अवसादित एवं कायांतरिक शैलों का निर्माण होता है, अतः इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं। हिमरेखा से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ हिमरेखा की बात की जा रही है। किसी पर्वत तथा उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है। यह अस्थायी हिमावृत की निम्नतम सीमा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हिमनद किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, प्रदेश में गतिशील हिम राशियाँ या बर्फ की नदियों को हिमनद कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हिम नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिम नदियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका है महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद और घाटी हिमनद आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। हिमोड़ या मोरेन किसे कहते हैं? हिम नदी द्वारा बहाकर लाए गए अपरदित अवसाद हिमोड़ या मोरेन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमोड़ कितने प्रकार के होते हैं? हिमोड़ आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ पर चारों प्रकार दिख रहे हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत कम बनते हैं। हिमोद से क्वेश्चंस आपके बहुत कम बनते हैं। हिम नदी से क्वेश्चंस आपके बहुत कम बनते हैं, लेकिन देखना जरूरी है। ठीक है, हिम नदी का कार्य
क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है। इस यहाँ से आपका क्वेश्चंस कम बनता है, लेकिन एक बार देखना, नोट करना आपका फर्ज है। ठीक है। हेम नदी द्वारा निर्मित किन्हीं दो स्थलाकृतियों के नाम बताइए। यू आकार की घाटी, हिमज ग्रहण। ठीक है, यहाँ पे आपको दो प्रकार के स्थलाकृतियाँ मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित भू आकृतियों का संबंध अपरदन से किस अभिकर्ता से है। यहाँ पे आपको देखिए हिमज और क्षणक, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन के अपरदन कार्य द्वारा बनी किन्हीं तीन भू आकृतियों का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको तीन आकृतियाँ मिल गई हैं, तीन पूछा गया है, तीन आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है। निम्नलिखित भू आकृतियों का संबंध अपरदन से किस अभिकर्ता से होता है। बालुका स्तूप और छानक झील, यानी वायु और नदी। यहाँ पे आपको ये दोनों देखने को मिल जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि सियाल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्वों की। ठीक है। चलिए, लोयस का मैदान किसे कहते हैं। पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों के निक्षेपण से बने मैदान को लोयस मैदान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि लोयस के मैदान का कोई एक उदाहरण लिखिए। चीन का लोयस मैदान। किसका मैदान। चीन का लोयस मैदान। आगे बढ़ते हैं। बरखान किसे कहते हैं। अर्ध चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। जैसे आपका है पवनों का अपरदन कार्य किन प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पवनों का अपरदन कार्य मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित भू आकृतियों से संबंधित अभिकर्ताओं के नाम लिखिए। वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी आपका नदी में आएगा और यू आकार की घाटी आपका हिम नद में आएगा। डेल्टा और रेत की टीलें किस अभिकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं। डेल्टा आपका नदी और रेत के जो आपके टीले होती हैं वे आपके पवन का निर्माण कर देते हैं। भृंगु क्या है। समुद्र तट पर पाए जाने वाले खड़े ढाल वाली चट्टानों को भृंगु कहते हैं। पुलिन किसे कहते हैं। समुद्र तट के साथ साथ लहरों द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से बने भूभाग को पुलिन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आंतरिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। आंतरिक प्रक्रिया आपकी दो प्रकार की होती हैं, क्षैतिज प्रक्रिया और ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया। अभिनति तथा अपनति क्या है। मुड़ी या वलित सेलों के ऊपरी उठे हुए भाग अपनति तथा नीचे धंसे भाग अभिनति कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत किसे कहते हैं। दो समांतर भ्रंशों के ऊपर मध्य ऊपर उठे हुए भूभाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आगे आपका है कि विश्व की किसी एक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी का नाम बताइए। पूर्वी अफ्रीका की विशंस घाटी विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी है। भारत में कौन सी दो नदियां ऐसी हैं, ठीक है दोस्तों, भ्रंश घाट से होकर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी भूपृष्ठ पर बनी वह छेद या दरार है जिससे होकर लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं। लावा क्या है। भूगर्भ की पिघली हुई शैलें लावा या मैग्मा कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वीवर या क्रेटर किसे कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग पर बने कीबनुमा गड्ढे को वीवर या क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी आपकी कितनी प्रकार की होती हैं। ज्वालामुखी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी।
किन्हीं दो सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम बताइए। दोस्तों, इटली का एटना और जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, ये आपके दो सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आ जाएंगे। ज्वालामुखी क्रिया से होने वाली किन्हीं दो हानियों के बारे में आपको लिखना है। आप 2 हानि क्या, आप 10 हानि भी लिख सकते हो। भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूगर्भ में जहां भूकंप तरंगे पैदा होती हैं वह स्थान भूकंप मूल कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र क्या है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन वलित पर्वत श्रेणी के क्षेत्रों में आते हैं। ये क्षेत्र चट्टानों की दृष्टि से प्रायः स्थिर होते हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती हैं? लाल सागर व भूमध्य सागर। सेल कितने प्रकार की होती हैं? सेल आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरिक, जिसको आप कायांत्रिक सेल भी कह सकते हैं। पेंजिया किसे कहते हैं? भूखनन के कारण जो भूखनन निर्मित होती हैं उसे पेंजिया कहते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य आवास क्या हैं? पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध पालन, ये आपके हो जाएंगे। अग्नेय सेल के उदाहरण आपको देने हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अग्नेय सेल की विशेषताएं आपको बतानी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपके दिमाग में अग्नेय सेल की विशेषताएं बैठ जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर से आवरण की तरह घेरे हुए हवा का विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन सर्वप्रथम किस पर होता है? धूल के कणों पर। ये धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिकों की भूमिका निभाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सूर्य के विकिरित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? 1/2 भाग जो है वह आपका पृथ्वी पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है तथा यह आकार में पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तथा आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य तप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्य विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वायुमंडल किस प्रकार गर्म होते हैं? वायुमंडल सूर्य विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल सूर्य विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है सूर्य तप का कितना भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है? सूर्य तप का 35% भाग परावर्तित होकर आंतरिक में लुप्त हो जाता है। पृथ्वी पर कितने अक्षांशीय ताप कटिबंध पाए जाते हैं? इसमें आपका होगा 3 अक्षांशीय ताप कटिबंध पाए जाते हैं। उसमें कटिबंध, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, ये आपके तीनों हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल के संगठन में विद्यमान प्रमुख गैसों के नाम बताइए। नाइट्रोजन में आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नियॉन, क्रिस्टन, जैन, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं वायुमंडल के
घटक के रूप में आ जाएंगे, प्रमुख गैस के रूप में आ जाएंगे। दैनिक तापांतरण से क्या अभिप्राय है? दैनिक तापांतरण का अभिप्राय किसी दिन के न्यूनतम या अधिकतम ताप के अंतर से होता है। वार्षिक तापांतरण से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक वर्ष से अधिकतम तापमान यानी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और न्यूनतम तापमान यानी शीत ऋतु के अंतर को वार्षिक तापांतरण तथा वार्षिक ताप परिसर कहते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में वार्षिक तापांतरण सबसे कम क्यों रहता है? अब यहाँ देखिए, इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु में प्राप्त होने वाले ऊर्जा सूर्य ताप में बहुत कम विभिन्नता रहती है, इसलिए बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पे आपका है कि किन तिथियों पर सूर्य की किरणें मध्यांतर के समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं? 21 मार्च एवं 23 सितंबर। सबसे अधिक तापमान किस समय होता है? सबसे अधिक तापमान दोपहर में 3 बजे होता है, बहुत सही है। न्यूनतम तापमान कब होता है? सुबह, तो प्रातःकाल 4 बजे हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल क्या है? धरातल पर या सागर तल पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले भार को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की विशेष खोज कब से हुई है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ब्रह्मांड किरणें वायुमंडल के कौन से भाग में अवशोषित की जाती हैं? इसमें आपका हो जाएगा आयन मंडल की गैसों में। ओजोन परत का किस लिए विशेष महत्व है? घातक पराबैंगनी किरणों को रोकथाम के लिए ही ओजोन परत को जाना जाता है। कहीं न कहीं इसका बहुत ही विशेष योगदान है। वायुमंडल की महत्वपूर्ण 4 गैसों के नाम बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल की निचली परतों में और कौन से महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं? इसमें आपका हो जाएगा जल, वाष्प व धूल के कण। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है कि धूल के कणों का क्या महत्व है? यह प्रकाश को विकिरित करते हैं, इनसे आकाश नीला दिखाई देता है। जस्ट यहाँ पे आपका है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? धूल कणों द्वारा प्रकाश किरणों को बिखेरना, ठीक है, इसलिए कहीं न कहीं नीला दिखाई देता है। वायुमंडल की परतों यानी मंडलों का नाम बताइए। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि परिवर्तन या विक्षोभ मंडल, अचल स्तर, समताप, ओजोन, ठीक है, आयन और बहिर्मंडल। जस्ट यहाँ पे आपका है कि किसी परत या मंडल में तापमान स्थिर या समान रहते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि समताप मंडल। जस्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जलवायु का अर्थ स्पष्ट करिए। जलवायु के अर्थ के बारे में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पवन किसे कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति पवन कहलाती है। पवन क्यों चलती हैं? भूतल पर सूर्य ताप के आसमान वितरण के कारण पवनें चलती हैं। जैसे यहाँ पे आपका है वायुमंडल के संगठन की सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? आपका हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की। पछुआ पवनें किस कटिबंध तक चलती हैं? पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से उपध्रुवीय न्यूनतम वायु दाब कटिबंध की ओर चलती हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल दाब में अंतर क्यों आता है? वायुमंडल दाब में अंतर क्यों आता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वायुमंडल का असमान रूप से गर्म होना, पृथ्वी के घूर्णन गति से होना, ठीक है। चलिए
जैसे यहाँ पे आपका है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। यहाँ पे आपको दोस्तों यह प्रश्न तो हो चुका है, 1 मिनट नीचे कि यह प्रश्न आपका हो चुका है शायद दोस्तों, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं हुआ है, ठीक है। बस केवल कुछ प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं दोस्तों। देखिए ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया है। कुछ प्रश्न यहाँ पे आपके रिपीट दिखे हमें, ये भी आपका हो गया। पछुआ पौने किन्हें कहते हैं, ये भी आपके रिपीट हुए हैं प्रश्न। सूर्य का आभासी संचरण किसे कहते हैं? सूर्य की किरणें का मकर कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य संचरण सूर्य का अभिसारी संचरण कहलाता है। चक्रवात क्या है? चक्रवात पवनों की वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है तथा बाहर की ओर यह क्रमशः बढ़ता जाता है। ये भी आपका हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अभितट पवनें कौन सी पवनों को कहते हैं तथा इसका क्या प्रभाव है? अभितट पवनें समुद्र की सतह की ओर चलती हैं तथा तट पर वर्षा रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 4 बजे की वर्षा, 4 बजे की वर्षा किसे कहते हैं? 4 बजे की वर्षा किसे कहते हैं? पूर्वी द्वीप समूहों में होने वाली संघीय वर्षा को 4 बजे की वर्षा कहते हैं। अजीब प्रश्न, ठीक है। देखिए ये आपका बिल्कुल नया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। जो प्रश्न कहीं ना कहीं नया है आप उसको नोट कर लीजिए। चक्रवाती वर्षा किन क्षेत्रों में अधिक होती है? यहाँ पे देखिए उच्च अक्षांशों के द्वीपों के यानी पश्चिमी तटीय भागों पर चक्रवाती वर्षा सबसे अधिक होती है। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? नमीदार पवनों के पर्वतों से टकराकर ऊपर उठने के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पवनें पर्वतीय वर्षा कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ आपसे कहा गया है कि भारत में कौन सी पवनें वर्षा होती हैं? मानसूनी होती हैं। संघीय वर्षा किन क्षेत्रों में होती हैं? भूमध्य प्रदेशों में होती हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके कुछ रिपीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पूरे साल वर्षा होती है। विषुवत रेखाएं प्रदेश में जहां पूरे साल वर्षा ही वर्षा होती है। अधिकांश भागों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में क्यों होती है? ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थल पर वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मौसम तथा जलवायु में कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, धूप और बदली मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। जैसे यहाँ पे आपका है वायुमंडल में जल किस प्रकार पहुँचता है? भूपृष्ठ का जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंचता है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक ताप के कारण जल का वाष्प में बदल जाना ही वाष्पीकरण आपका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है टुंडा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किन नाम से जाना जाता है? पछुआ पवन आपका हो जाएगा। मिस्टल तथा बबलीजड़ किस प्रकार की हवाएं हैं? यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो रोम नदी की घाट से होकर चलती हैं। बलुआ स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से का निर्माण टीलों, और देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी रेगिस्तान में खूब कस के हवा चलता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पर, ठीक है, बालू से बड़े बड़े टीले बन जाती हैं और जहाँ पर टीले बने होते हैं वहाँ पर से बालू उड़कर कहीं अलग भी टीले बना लेती हैं, वहाँ पे समतल भी हो जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों हवा कुछ भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जलमंडल से क्या अभिप्राय है? जलमंडल का अभिप्राय पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर फैले जलमंडल से है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? हमारी पृथ्वी में 71% कहीं ना कहीं जलमंडल हैं, इसलिए दोस्तों उसे नीला ग्रह भी कहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समुद्री जल खारा क्यों होता है? समुद्री जल के खारेपन का कारण है उपस्थित लवणों का घुला होना। महासागरीय लवणता का क्या अभिप्राय है? यहाँ देखिए आप लोग, सागरीय जल में घुले लवणों की संपूर्ण मात्रा को ही महासागरीय लवणता कहते हैं। समुद्री जल में लवणता या खारेपन का औसत अनुपात क्या है? समुद्री जल में लवणता का औसत अनुपात 35 ग्राम प्रति किलोग्राम जल होता है। यहाँ पे आपको महासागरीय तल दिख जाएगा कि यहाँ पे महासागरीय तल को कितने स्थलाकृतिक उप विभागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, महाद्वीपीय तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मैदान, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त तथा महासागरीय कटक एवं पठार। महाद्वीपीय निगन तट की औसत ऊंचाई एवं गहराई कितनी है? ऊंचाई आपका 70 किलोमीटर है और गहराई आपका 100 फैदल तक होता है। ठीक है, अभी आपका फैदम क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है, यहाँ पूछा गया आपसे कि अंटार्कटिक महासागर में पाए जाने वाले यस आकार की घाटी का नाम बताइए। तो यह कटक का नाम मध्य महासागरीय अंटार्कटिका कटक है। इस कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक या दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। महासागरीय जल की नदियों के नाम बताइए। नहर, धाराएं और ज्वार भाटा। महासागरीय के अतिरिक्त जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको झीलों, नदियों, हिम नदियों या फिर भूगत जल के रूप में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जल स्थल या जल तल से आप क्या समझते हैं? भूपृष्ठ के नीचे जल से भरे हुए क्षेत्र की ऊपरी सीमा को जल स्थल या जल तल कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? पौधों की पत्तियों के माध्यम से जल को वाष्पन रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जल चक्र से क्या तात्पर्य है? जल द्वारा महासागरों से वायुमंडल तथा वायुमंडल से स्थलमंडल होते हुए पुनः महासागरों में लौट आने की प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भूमिगत जल किन चट्टानों से होकर नीचे पहुंचता है? यहाँ पे आपको हो जाएगा कि तरंगमय या रसद चट्टानों से होकर जल नीचे तक पहुंचती है। स्रोतें या झरने कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके यहाँ पे दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं? पारगमय तथा अपारगमय शैलों के मिलन स्थल पर होती हैं। भूमिगत जल के 3 उपयोग बताइए। घरेलू कार्य में, सिंचाई और उद्योगों में कार्य आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि पृथ्वी पर कितना जल खारी जल के रूप में संचित है? 97%। ठीक है, जो कि आपका महासागर, झीलों और नदियों में देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत है वर्षा का जल और हिमपात। ठीक है, पृथ्वी पर कितना जल मानव उपयोगी है, यानी कितना जल मानव उपयोग कर सकता है? ओनली बस 1%। ठीक, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2% है। भूपृष्ठीय या सतही जल किसे कहते हैं? यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा कि जो जल हम एकत्र करते हैं, ठीक है, जो जल को हम एकत्र करते हैं वह आपका सतही जल के रूप में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि भूगत जल किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए वही क्वेश्चन बार बार, केवल प्रश्नों का पूछने का तरीका अलग है, आपका आंसर सेम है। कृषि में उपयोगी रसायन जो अनियमिकरण क्यों होते हैं? क्योंकि इन रसायनों का विघटन या अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। सुपोषण क्या है? यहाँ देखिए, नाइट्रेट तथा एवं फास्फेट युक्त जल में शैवालों या काई की होने वाली अत्यधिक वृद्धि
सुपोषण कहलाती है। कौन कौन से जीव मल जल को साफ करने में सहायक होते हैं? मछली, घोंघा और केकड़ा। महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है? महाद्वीपीय सीमांत वह भाग होता है जहां उससे महासागर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है, पृथ्वी पर कितना जल खारी जल के रूप में संचित है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% जल सागरों, महासागरों तथा झीलों के रूप में संचित है। विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा मेरियाना गर्त, ठीक है, जो कि आपका 11,776 मीटर है। महासागरीय मगन तट क्या है? महासागरीय के महाद्वीपों, ठीक है, महाद्वीपीय एक मिनट सॉरी महाद्वीपियों मगन तट क्या है? यहाँ देखिए महाद्वीपों के किनारों का वह भाग जो उथला है तथा जल में डूबा हुआ है वह आपका कहीं ना कहीं महाद्वीपीय मगन तट कहलाएगा। महाद्वीपीय मगन घाट क्या है? ढाल क्या है? ठीक है, महाद्वीपीय मगन तट महासागरीय मैदान के बीच स्थित भाग महाद्वीपीय मगन ढाल कहलाता है। महासागरीय तट के ढाल को उप विभागों में बांटिए। यह आपके चार भागों में बांटे गए हैं। महाद्वीपीय निम्न तट या चबूतरा की गहराई क्या है? 200 मीटर तक है। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मगन तट कहाँ पाए जाते हैं? बेरेंट सागर में। अगाध महासागरीय मैदान की गहराई बताइए। 3600 से लेकर 5400 मीटर तक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है कहाँ पे है? मेरियाना में है। अभी आपने देखा है, ठीक है, इस पर भी बात हो चुकी है। महासागरों एवं प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? 4800 किलोमीटर व 5000 मीटर तक है। और यहाँ देखिए हिंद महासागर अथवा अंध महासागर में एक एक गर्त का नाम बताइए। यहाँ पे आपको 2 गर्त देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका कि सबसे अधिक श्रेणियाँ किस महासागर में पाई जाती हैं? आपका हो जाएगा अंध महासागर। प्रशांत या हिंद महासागर की एक श्रेणी या पठार का नाम बताइए। यहाँ पे दोस्तों 2 नाम आपको देखने को मिल जा रहा है। ओके दोस्तों कहीं ना कहीं आज आपको इस क्लास में बड़ा ही आनंद आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो आप हमसे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्लास आपके लंबा हो रही थी, इसलिए हमने इसको बीच में रोकना पड़ा। और हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।